हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, और उसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। कल वाले पार्ट में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा कर ली थी, डीएनए आरएनए के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेंडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग और मेंडल का द्विसंकर संकर संकरण का प्रयोग। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। मेंडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण का नियम क्या कहता है? देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक तो आनुवांशिकता के नियम। मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मेंडल के 2 प्रयोगों से मानी जाती है, जिसे मेंडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग और मेंडल का द्विसंकर संकरण के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो एकल संकर संकरण का मतलब होता है जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहा जाता है एकल संकर संकरण। और जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहा जाता है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम एकल संकर संकरण की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल संकर संकरण कहा जाता है। जैसे मेंडल ने एक तरफ तो लिए थे लंबे पौधे और एक तरफ लिए थे मेंडल ने बौने पौधे। लंबे पौधों को मेंडल ने दर्शाया था कैपिटल टी से, बौने पौधों को दर्शाया था स्मॉल टी से। इनको कहा जाता है समयुग्मजी है। ये विषम युग्मजी है। दोनों को कहते हैं युग्म विकल्पी एलील्स कहा जाता है। एक पृथक्करण का नियम होता है। वो पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि किसी भी युग्म विकल्पी के दोनों कारक युग्मक जनन की क्रिया के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग हो गए कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी। कैपिटल टी का आधा हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी का आधा हो गया स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब आगे क्रॉस होगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का आगे जब क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखना, यहाँ पर मेंडल ने लंबे पौधे को प्रभावी गुण के रूप में चुना था और बौने पौधे को अप्रभावी गुण के रूप में चुना था।
यानी ये रिसीसिव है और ये डोमिनेंट है। जब प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों वाले लक्षणों वाले पादप के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई सबसे पहले। और F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त किया मेंडल ने कि सभी पादप प्रभावी गुणों वाले अर्थात लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे प्राप्त हुए। सभी पादप प्रभावी गुणों वाले अर्थात लंबे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर कैपिटल टी लंबेपन को दर्शाता है। अर्थात अप्रभावी लक्षणों वाले पादप प्रभाविता के नियम के अनुसार छिप जाते हैं और प्रभावी लक्षण वाले पादप ही प्रकट हो पाते हैं। यहाँ से निकलता है मेंडल का प्रथम नियम। क्या निकलता है? प्रथम नियम, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब अलग अलग पादप के मध्य कराया जाता है संकरण तो इसे पर परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर परागन कहते हैं इसको। क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहते हैं। अब क्या किया मेंडल ने? F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी, इस F1 पीढ़ी के पादपों को लिया। F1 पीढ़ी के पादपों को लिया और इनके मध्य में स्वयं परागन करवाया। यानी मेंडल ने F1 पीढ़ी के बाद कौन सी पीढ़ी प्राप्त की थी? F2 पीढ़ी प्राप्त की थी। और F2 पीढ़ी को एक चेकर बोर्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। और F2 पीढ़ी में क्या होगा कि F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए उनके मध्य में ऑटो पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया? ऑटो पॉलिनेशन, स्वयं परागन करवाया। क्या करवाया? ऑटो पॉलिनेशन, स्वयं परागन करवाया। स्वयं परागन करवाया तो इसको अपन कैसे शो करेंगे? देखो, मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या किया कि F1 के जो पादप थे उनको ले लिया। F1 के पादप, ये तो याद रखना नर का निशान होता है आनुवांशिकी में और ये मादा का होता है। ये तो होता है नर का, ये होता है मादा का। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी रख दिया साहब। स्वयं परागन है तो नर और मादा यही रहेंगे, तो यहाँ भी क्या लगा दिया? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराया, क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराया, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया, क्या बना? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये मेंडल ने स्वयं परागन करवाया, F2 पीढ़ी प्राप्त की। ये जो चेकर बोर्ड है इसके बारे में बैटसन पुनेट ने बताया था, याद रखना। और अब हम इसमें दो चीज़ें प्राप्त करने वाले हैं। अब तक तो थी ये समझने वाली बात। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि मेंडल के एकल संकर संकरण का समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त हुआ? और समजीनी अनुपात क्या प्राप्त हुआ? समजीनी अनुपात को कहते हैं जीनोटाइप रेशो। समलक्षणी अनुपात को कहते हैं फिनोटाइप रेशो। इधर देखिएगा, समलक्षणी का मतलब होता है, कल मैंने आपको बताया था, किसी जीवधारी के ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आँखों से दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है समलक्षणी। और समजीनी का मतलब होता है किसी जीव की जीनी संरचना का अध्ययन करने पर प्राप्त लक्षणों के अनुपात को समजीनी अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजीनी अनुपात कहा जाता है। समलक्षणी का मतलब होगा कि आपके सामने 4 प्रकार के पादप रखे हुए हैं, आप 2 प्रकार के पादप रखे हुए हैं या 3 टाइप के पादप रखे हुए हैं।
आप देख करके ये बताना है आपको कि कौन सा पौधा लंबा है, कौन सा पौधा बौना है। तो आप देख के बता सकते हो। तो ये तो होगा समलक्षणी पादप। आपके सामने 4 पादप तैयार हो चुके हैं, 1 2 3 4। आपको समझने की दृष्टि से बता देता हूं मैं। इधर यहां पर जो ऐसा दिखे कैपिटल टी उसको हमेशा लंबा पादप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबा पादप। जो ऐसा दिखे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी हमेशा लंबा पादप बोलेंगे, क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। फिर बात आ जाती है स्मॉल टी ऐसा यदि दिख रहा है तो उस पादप को क्या बोलेंगे बच्चों? बौना पादप बोलेंगे, बौना पादप कहेंगे। अब यहाँ पर समलक्षणी अनुपात का मतलब है कि कितने तो लंबे पौधे हैं। आपके सामने 4 पौधे उग चुके हैं, कितने पादप लंबे हैं और कितने पादप बौने हैं। अब बताइए, आपके सामने 4 पादप हैं, लंबे कितने हो गए? देखो 1 2 3। तो लंबे पादप के नीचे क्या लिख देंगे? 3। बौना पादप कितना है? मात्र 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। तो क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि मेंडल के एकल संकर संकरण अनुपात का समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त हुआ? तो आप आंसर क्या दोगे? 3:1 दोगे। क्या दोगे? 3:1। अब बात आती है समजीनी अनुपात, जीनोटाइप रेशो। समजीनी अनुपात का मतलब होता है किसी जीव की जीनी संरचना का अध्ययन करने पर प्राप्त लक्षणों के अनुपात को क्या कहते हैं? समजीनी अनुपात। आपके सामने 4 पादप हैं, आपको ये देखना है कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध लंबा है, कौन सा शुद्ध लंबा है, कौन सा शुद्ध बौना है। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको ऐसा दिखे वो हमेशा शुद्ध होगा। यदि दोनों युग्मविकल्पी समान हैं, याद रखना, तो वो हमेशा शुद्ध होगा। अब बड़ा है, दोनों बड़े हैं, तो इसको शुद्ध लंबे पादप कह देंगे। यदि एक बड़ा एक छोटा, तो ये पादप तो लंबा है। अभी अभी अपन ने देखा है कि ऐसा लिखा हुआ है, तो पादप हमेशा कैसा होगा? लंबा होगा। लेकिन 2 अलग अलग युग्मविकल्पी के कारक हैं, इसलिए इसको अशुद्ध लंबा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशुद्ध लंबा बोलेंगे। यदि कोई ऐसा लिखा हुआ है तो वो शुद्ध है। हमेशा जब युग्मविकल्पी समान है तो वो शुद्ध होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे। अब यदि बड़ा छोटा है तो वो अशुद्ध हो जाएगा, और एक जैसा है तो शुद्ध होगा। पहले बड़ा है तो लंबा होगा, और छोटा है तो कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। तो इसको तो बोलेंगे शुद्ध बौना। क्या बोलेंगे? शुद्ध बौना। इसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध लंबा। इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध लंबा। वही आपके सामने 4 पादप हैं, इनमें अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। शुद्ध लंबे पादप कितने हैं? शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? अशुद्ध लंबे कितने हैं? अशुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? और शुद्ध बौने पौधे कितने हैं? क्वेश्चन आता है भैया, ये बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपके सामने शुद्ध लंबे पादप, शुद्ध लंबे, लंबे तो होने चाहिए लेकिन शुद्ध भी होने चाहिए। केवल एक ऐसा है जो कैपिटल टी वाला है और दोनों समान हैं, तो इसी को शुद्ध बोलेंगे। ये तो दोनों अशुद्ध हैं। जब मिक्सिंग हो गया लंबे और छोटे का, बौने का, तो ये तो अशुद्ध हो गए, लेकिन ये कैसा होगा बच्चों? शुद्ध होगा। तो ये अपन ने क्या लिख दिया? कैपिटल टी, यानी ये कितने हैं? 1 है। कितना है? 1। अशुद्ध लंबे पादप, अशुद्ध लंबे 1 और 2, लंबे तो हैं लेकिन अशुद्ध हैं। लंबे तो हैं लेकिन अशुद्ध हैं। बताओ कितने? 2। और शुद्ध बौने कितने हैं? मात्र 1 है। शुद्ध बौना कितना है? 1 है। तो बताइए मेंडल के एकल संकर संकरण का समजीनी अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 1:2:1। क्या प्राप्त हुआ? 1:2:1 प्राप्त हुआ। इसको कहा जाता है मेंडल का एकल संकर संकरण का नियम। क्या कहते हैं? एकल संकर संकरण का नियम। इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए एक बार।
जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। लंबे पौधे, बौने पौधे। मेंडल ने लंबे पौधे को प्रभावी गुण के रूप में चुना था, डोमिनेंट। बौने पौधे को अप्रभावी गुण के रूप में चुना था, रिसेसिव। मेंडल के द्वितीय नियम, पृथक्करण के नियम के अनुसार दोनों युग्मकल्पी के दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तथा इनकी संख्या बाद में आधी रह जाती है तो कैपिटल युग्मक बनेंगे तो आधी रहेगी। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या भी आधी रहती है। कैपिटल टी का आधा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी का आधा क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अगले पेज पे इनको ऐसे कैसे ले लेना है, ऐसे कि नीचे दोनों का क्रॉस कराना है, परपरागन। जब अलग अलग के मध्य होगा तो परपरागन होगा, सेम उन्हीं के मध्य होगा तो स्वपरागन होगा, याद रखना। ये चीज़ आप नोट कर लेना, इसमें मैं यहाँ से डेट कर रहा हूँ, समझने के लिए बताइए मैंने ये। अब मेंडल ने जब दोनों के मध्य में परपरागन करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसको प्रथम पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे प्राप्त हुए, प्रभावी गुणों वाले पौधे प्राप्त हो गए। प्रभावी गुण का मतलब कैसे, लंबे पादप प्राप्त हुए, क्योंकि मेंडल ने लंबे पौधे को किसके रूप में चुना था, लंबे गुण को प्रभावी गुण के रूप में चयन किया था। मेंडल ने समलक्ष्य, फिर मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए उन्हीं के मध्य में क्या करा दिया, क्रॉस परागन की जगह अब क्या कराया, स्वपरागन। स्वपरागन का मतलब हुआ कि यही पादप हैं, यही नर के हैं, यही मादा के, इन्हीं के मध्य में क्रॉस कराना है। देखो यहाँ लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को कैपिटल टी से कराया, कैपिटल टी कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया, स्मॉल टी। यानी मेंडल का एकल संकर संकरण का समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त हुआ, समलक्षणी का मतलब होगा जो हमें आंखों से दिखाई देगा, यानी कितने पौधे लंबे हैं, कितने पौधे बौने हैं। तो लंबे पौधे 3, बौने पौधे 1। समझीनी का मतलब होगा कितने शुद्ध लंबे हैं, कितने अशुद्ध लंबे हैं, कितने शुद्ध बौने हैं। तो 1:2:1 ये आपका पहला प्रयोग हो चुका है मेंडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग। पूरा याद नहीं रहे तो ये चीज तो आपको याद रखनी ही है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दो शब्द याद रखने, ये दोनों की दोनों अनुपात आएंगे, अभी द्विसंकर संकरण में भी आएंगे तो उसके भी याद रखने हैं। गड़बड़ कहाँ होती है, हम उल्टा सीधा कर देते हैं। कई बार एकल का याद रह जाता है, द्वि का कर देते हैं, डबल का याद रहता है, एकल वाला कर देते हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है मेंडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग। अब हम बात करते हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है।
यानी जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। देखते हैं, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादप लिए इन्होंने। एक तरफ तो लिए गोल व पीले बीज वाले, और एक तरफ लिए थे झुर्रीदार व हरे बीज वाले, झुर्रीदार व हरे बीज वाले। गोल व पीले बीज यानी ये तो प्रभावी गुणों वाले पौधे प्राप्त हुए थे, और झुर्रीदार व हरे ये अप्रभावी गुणों के रूप में चुना था इन्होंने। ये तो प्रभावी गुण के रूप में चुना था और वो अप्रभावी गुण के रूप में चुना था। गोल व पीलों को दर्शाया किससे था? गोल को दर्शाया था राउंड यानी कैपिटल आर कैपिटल आर। पीले को दर्शाया था कैपिटल वाई कैपिटल वाई। झुर्रीदार दर्शाया था स्मॉल आर। हरे को दर्शाया था स्मॉल वाई। दो जोड़ी लक्षण हो गए। वहां तो अपन ने एक लिया था, यहाँ कितने हो गए? दो जोड़ी लक्षण हो गए। वो ही पृथक्करण के नियम के अनुसार कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, वो आधी संख्या रह जाती है। कैपिटल आर का आधा कैपिटल आर, इसका आधा कैपिटल वाई यानी कैपिटल आर वाई, इसका आधा हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। गोल व पीले बीज वाले प्रभावी गुण, झुर्रीदार व हरे बीज वाले अप्रभावी गुण। कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों ये तो हो गए गोल व पीले, इसको दर्शाया था झुर्रीदार व हरे। ये भैया मेंडल बता के गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तरफ से मैंने ये नहीं माने हैं, ये मेंडल के माने गई चीज़ें हैं। जो मेंडल ने बताया है वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बस समझा रहे हैं। मेंडल जी की तो जो किताब में लिख दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या रामलीला है। कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों को अलग अलग कर दिया, आधा कर दिया। कैपिटल आर का आधा कैपिटल आर और कैपिटल वाई का आधा कैपिटल वाई। इधर भी क्या रह गया? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों के मध्य में ये अलग अलग हैं, तो अब हम क्या कराएंगे? पहले की तरह पर परागण कराएंगे। पर परागण कराया मेंडल ने, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो मेंडल ने F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त किया कि पादप जो प्राप्त हुए थे ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। ये कैपिटल आर इससे क्रॉस करेगा स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। यही मैंने लिखा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। F1 पीढ़ी में मेंडल ने क्या प्राप्त किया कि सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? गोल व पीले बीज वाले, अर्थात प्रभावी गुणों वाले, पादप प्राप्त हुए। यहीं से निकलता है मेंडल का प्रथम नियम, जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब मेंडल ने क्या करेगा? जिस प्रकार हमने एकल संकर संकरण में F2 पीढ़ी प्राप्त की थी, उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या प्राप्त करेंगे? F2 पीढ़ी प्राप्त करने वाले हैं। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमको जोड़े चाहिए, युग्मक चाहिए। तो देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वहाँ सेम है, एकल की तरह है, बस यहाँ वहाँ एक जोड़ी था, यहाँ दो जोड़ी हैं।
ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो सबसे पहले कैपिटल आर को कैपिटल वाइज कराएंगे, क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर को स्मॉल वाइज कराएंगे, क्या करेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। भाई स्वयं परागण करा रहे हैं तो इन्हीं के मध्य होगा। अब स्मॉल आर को कैपिटल वाई से कराएंगे, क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर को स्मॉल वाई से कराएंगे, क्या बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चीज़ आप समझने के लिए नोट कर लेना। ये अभी अपन को ऐसे कैसे नर में रख देनी है और ऐसे कैसे ये चीज़ हमें मादा में सेट कर देनी है। अब मेंडल ने क्या प्राप्त किया, स्वयं परागण द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की थी। F2 पीढ़ी और F2 पीढ़ी किसके द्वारा प्राप्त हुई, स्वयं परागण द्वारा वाई ऑटोपोलिनेशन। ऑटोपोलिनेशन वाई ऑटोपोलिनेशन स्वयं परागण द्वारा मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त की, जिसे एक चेकर बोर्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। समझने वाली चीज है ये, याद क्या रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये नर का निशान है जिसको इससे दर्शाते हैं, ये मादा का निशान है जिसको ऐसे दर्शाते हैं। अभी अभी हमने ये जो युग्मक बनाए हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनको ऐसे कैसे रख देना है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये देखो सेम रख दिया है हमने, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम नर में है, अपन ऑटोपोलिनेशन करा रहे हैं, स्वयं परागण करवा रहे हैं, सेम का सेम इधर आ जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब कुछ नहीं, क्रॉस करा दो, बड़ा पहले छोटा बाद में रख दो। क्या बन जाएगा देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले बड़ा फिर छोटा रखना है इसमें। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं किया हमने, जो युग्मक बनाए थे वो रख दिए हैं। नर और मादा स्वयं परागण है, दोनों के मध्य में हमने पॉलिनेशन करा दिया। अब देखिए, अब इसमें आपको नामकरण करना है कि कैसे पादप प्राप्त हुए। समझने के लिए इधर दिखा रहा हूँ, इधर देख लीजिए। यदि ऐसा आपको दिखे तो उसको क्या कहेंगे बताओ, गोल कहेंगे। क्या कहेंगे, गोल। और भैया ऐसा भी दिखे तो भी गोल ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मेंडल का प्रभाविता का नियम यही कहता है कि अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसा दिखे तो कैसा होगा, पीला। और ऐसा दिखे तो भी कैसा होगा, पीला। ये मेंडल का प्रथम नियम कहता है। भैया ऐसा दिखे तो हमने शुरू में माना था झुर्रीदार का मतलब, मेंडल ने माना था तो झुर्रीदार होगा। और ऐसा दिखे
तो कोई समस्या ही नहीं है, हरा होगा, क्योंकि अपन ने पहले ये सब माना ही है। ये अपन को देखना है कि क्या प्राप्त हो। शुरू में अपन ने माना है ना, ये देखो गोल, पीला, झुर्रीदार, हरा, तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो वहाँ वहाँ ये लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, बताओ ये कैसा होगा, गोल व पीला। कैसा होगा, गोल व पीला। ये कैसा होगा, गोल व पीला। ये भी कैसा होगा, गोल व पीला। ये कैसा होगा, गोल व पीला। ये कैसा होगा, गोल व पीला। ये कैसा होगा, गोल व हरा। कैसा होगा, गोल व हरा। ये कैसा होगा, गोल व पीला। ये कैसा होगा, गोल व हरा। ये कैसा होगा, गोल व पीला। ये कैसा होगा, गोल व पीला। ये कैसा होगा, स्मॉल आर दिखे तो आपको झुर्रीदार बताना है, और कैपिटल वाई दिखे तो पीला बताना है। ये देखो कैसा होगा, वही झुर्रीदार व पीला। ये कैसा है, गोल व पीला। ये कैसा है, गोल व हरा। ये कैसा है, झुर्रीदार व पीला। और ये कैसा है, झुर्रीदार व हरा। कुछ नहीं किया इसमें, ये शब्द आपको देखने हैं जो कि हमने पहले लिए थे। कैपिटल आर गोल, कैपिटल स्मॉल आर गोल, कैपिटल वाई पीला, कैपिटल वाई पीला, स्मॉल आर झुर्रीदार, स्मॉल वाई हरा। ठीक है, ऐसा कैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करते हैं वही मेडल के द्विसंकर संकरण के समलक्षणीय अनुपात क्या प्राप्त हुआ और समजीनी अनुपात क्या प्राप्त हुआ, क्या फिनोटाइप प्राप्त हुआ और क्या जीनोटाइप प्राप्त हुआ। समलक्षणी अनुपात फिनोटाइप रेशो, और एक हम प्राप्त करने वाले हैं समजीनी अनुपात, जीनोटाइप रेशो। समलक्षणी अनुपात जो है वो ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। कितने गोल व पीले हैं, कितने गोल व हरे हैं, कितने झुर्रीदार व पीले हैं, कितने झुर्रीदार व हरे हैं। बताओ पहले गोल व पीले कितने हैं, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन पे आप क्रॉस लगाते चलें जिससे आपको याद रहेगा कि हमने कौन कौन सा काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गोल व पीले कितने बताओ, 9। गोल व हरे कितने हैं, 1 2 और 3। गोल व हरे कितने हो गए, 3। झुर्रीदार व पीले कितने हैं, 1 2 और ये 3। झुर्रीदार व हरे कितने हैं, मात्र 1।
तो ये आ चुका है मेडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग का समलक्षणी अनुपात। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये आपको याद रखना है। अभी तक की जो रामायण बताई है इसमें आपको ये अनुपात महत्वपूर्ण है, दोनों के एकल और द्विसंकर संकरण के। ठीक है, अनुपात याद रख लेना, काम चल जाएगा। भाई कोई समझ का प्रश्न आ जाए तो मैंने आपको सारी चीज समझाई दी है। तो ये तो समलक्षणी अनुपात हुआ। अब बात करते हैं समजीनी अनुपात कैसे निकालते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई सेम ऐसे कितने हैं इसमें? कैपिटल आर कैपिटल वाई सेम ऐसे कितने हैं? सेम बिल्कुल, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, जैसा है वैसा की वैसा ही। आप देख लो, किसी में छोटा भी आ रहा है, हर किसी में छोटा आ रहा है, इसके अलावा इसमें छोटा आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी 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 है, ये 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 भी है। यानी सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे? एक अनुपात। ठीक है, यानी एक ही है तो एक लिख दो। अगला देख लो, सेम ऐसे कितने आ रहे हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेम बिल्कुल एज इट। सेम बिल्कुल। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, गोल व पीला सेम। और कौन सा है? सेम बिल्कुल ये ही है और कोई भी नहीं आएगा, तो ये लिख दो 2 अनुपात। इस तरीके के देखो कितने हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक तो ये मिल गया, इसके अलावा इन 2 के अलावा सेम ऐसा नहीं मिलेगा, सेम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो 2 लिख दो। अगला देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, इन 4 के अलावा नहीं है, 4 लिख दो अनुपात। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर ये हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की। सेम देख लो कितने हैं? कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं? सेम देखना है अपन को, केवल एक ही है, 1 लिख दो। नेक्स्ट चलना है, ये तो पहले आ चुका है, ये वाला देखना है। एक तो ये है और एक ये है। क्रॉस लगाते चलो, भले अब मैंने पहले लगा दिया तो इसमें दोबारा दूसरे कलर से क्रॉस लगा लो, जो जो काउंट कर लिए हैं उनको दोबारा काउंट नहीं होंगे। तो ये 2 लगा दिया तो ये 2 हो गया। अनुपात ये आ गया, ये पहले आ गया, ये भी आ गया। ऐसा नहीं आया है, ऐसा नहीं आया है। ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं? देखो सेम ऐसा कि ऐसा केवल एक है पूरे इसमें, तो आप यहाँ पे लिख दो 1। अनुपात ऐसा देख लो, ऐसे कितने हैं? तो ऐसे 2 हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेम लगाओगे तो ये 2 हैं। लास्ट का बचा, ये पहले आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, केवल ऐसा बचा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे पूरे इसमें कितने हैं? मात्र 1 है। कितना है? मात्र 1 है। तो ये अनुपात आपके सामने आ चुका है 12 अनुपात। ये 12 24 12 12 1। ये तो आपको याद करने का तरीका है कि 12 24 यानी 12 दूना 24, फिर 2 बार 12 12 लिख दो, लास्ट में 1 लिख दो। 12 24 12 12 1। एक्चुअल अनुपात क्या है? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये मेडल के द्विसंकर संकरण का क्या प्राप्त हुआ है? समजीनी अनुपात प्राप्त हुआ है। 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये आपको याद रखना है। ये क्या प्राप्त हुआ है? समजीनी अनुपात। ये क्या प्राप्त हुआ है? समलक्षणी अनुपात। तो ये हमारी बात हो चुकी है मेडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग डाई
हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो चुका है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो चुका है। अब मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, जो कहाँ से निकला है कि जब मेंडल ने प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुणों वाले पौधे ही प्राप्त हुए। अर्थात जब मेंडल ने लंबे तथा बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया, मेंडल ने लंबे पौधे को प्रभावी गुण के रूप में चुना था, बौने पौधे को अप्रभावी गुण के रूप में चुना था। जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई तो पता चला कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुणों वाले पादप ही प्राप्त हुए थे, जिसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। फिर एक आता है दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम भी यहीं से निकला है, मेंडल के एकल संकर संकरण के प्रयोग से निकला था। और एकल संकर संकरण के प्रयोग में देखो क्या बताया था कि किसी भी युग्म विकल्पी के दोनों कारक युग्मक जनन की क्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं तथा उनमें से एक युग्मक ही आगे प्रवेश करता है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो 2 नियम तो निकले हैं एकल संकर संकरण से। फिर तीसरा जो नियम था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, वो यहां से निकला है द्विसंकर संकरण के प्रयोग से। मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है ये? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है कि मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है, अर्थात कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण के साथ जुड़ करके नए रंग रूप का निर्धारण कर सकता है। जैसे देखो मेंडल ने यहाँ पर एक तरफ तो लिए थे गोल व पीले और एक तरफ लिए थे झुर्रीदार व हरे, लेकिन जब क्रॉस कराया तो पता चला कि कहीं गोल पीले के साथ जुड़ गया, कहीं गोल हरे के साथ है, कहीं झुर्रीदार पीले के साथ है तो कहीं झुर्रीदार हरे के साथ है। इसको कहते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये तीनों नियम, पहला फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों जो लॉज दिए हैं, तीनों नियम जो दिए हैं, ये मेंडल ने दिए हैं, इसलिए इनको मेंडल के आनुवांशिकी के नियम भी कहा जाता है। तो ये तीनों नियम हम नोट कर लेते हैं। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम प्रथम नियम, जिसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब प्रभावी डोमिनेंट तथा अप्रभावी रिसेसिव अप्रभावी गुणों वाले लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है
तो प्रथम नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुणों वाले पादप प्राप्त होते हैं। ये कोई भी जीव है यदि प्रभावी और अप्रभावी दोनों के मध्य क्रॉस कराया है तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षणों वाले ही पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे मेंडल ने लंबे पौधे को प्रभावी गुण के रूप में तथा बौने पौधे को अप्रभावी गुण के रूप में चुना था तथा इनके मध्य जब संकरण करवाया गया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुणों वाले अर्थात लंबे पादप प्राप्त हुए तथा अप्रभावी गुण प्रभाविता के नियम अनुसार प्रकट नहीं होते हैं। ये था मेंडल का प्रथम नियम जिसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं बच्चों इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो ये प्रथम नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार जब प्रभावी तथा अप्रभावी डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर्स वाले प्लांट्स के मध्य जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में ऑलवेज डोमिनेंट फैक्टर्स वाले प्लांट्स ही गेन होते हैं, याद रखना। जैसे मेंडल ने जब लंबे पौधे को प्रभावी गुण के रूप में चुना था, बौने पौधे को अप्रभावी रिसेसिव फैक्टर के रूप में चुना था, दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट फैक्टर वाले प्लांट्स ही गेन हुए थे और अप्रभावी गुण जो था, रिसेसिव फैक्टर था, वो प्रभाविता के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नियम के अनुसार ये प्रकट नहीं होते हैं, अर्थात छिप जाते हैं। इसको कहा जाता है मेंडल का प्रथम नियम, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अगला हम लिखते हैं दूसरा नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है? इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म विकल्पी के दोनों कारक युग्मक जनन की क्रिया के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म विकल्पी के दोनों कारक
युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की क्रिया के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अर्थात युग्मक शुद्ध होते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्मकल्पी के दोनों कारक युग्मक जनन की क्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। अर्थात युग्मक शुद्ध होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो ये मेंडल का हो गया द्वितीय नियम, दूसरा नियम। अब हम बात करते हैं, अगला आता है मेंडल का तृतीय नियम या आनुवांशिकी का तीसरा नियम। तीसरा नियम जिसको कहा जाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये याद रखना द्विसंकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त होता है, ये याद रखने वाली चीज है। और ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है, अर्थात कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण के साथ जुड़ करके नए रंग रूप का निर्धारण कर सकता है, जिसको क्या कहते हैं? याद रखना स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है, अर्थात एक लक्षण किसी अन्य लक्षण के साथ जुड़कर नए रंग रूप का निर्धारण करता है, नए रंग रूप का निर्धारण करता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। निर्धारण कर लेता है, जैसे अपन कोई भी लक्षण है, किसी भी लक्षण के साथ अपन ने क्रॉस कराया है, तो अलग अलग जो लक्षण है वो अलग अलग लक्षणों के साथ जुड़ करके नए रंग रूप का निर्धारण कर चुके हैं।
तो ये कहलाता है मेंडल का तीसरा नियम, जिसको आनुवांशिकी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का नियम कहा जाता है। तो मेंडल ने 3 आनुवांशिकी के नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो दिया था उसका नाम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सारे जो नियम दिए थे, सारे प्रयोग किए थे, वो मेंडल ने मटर के पादप पर किए थे। मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। याद रखना, मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, 14 होती है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के अलावा अन्य किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे? तो हर्वेशियम नामक पादप पर भी अपने प्रयोग किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए थे, गार्डन पी, तथा इसके अलावा हर्बेशियम नामक पादप पर भी प्रयोग किए। तो ये था तीसरा नियम मेंडल का, याद रखना। हालांकि जो प्रभाविता का नियम है उसके अपवाद भी है। अपूर्ण प्रभाविता जो होती है, एक सह प्रभाविता होती है, तो कोडोमिनेंस वगैरह है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये उसके अपवाद भी होते हैं। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सफ़ेद और पीले फूलों के मध्य क्रॉस कराया तो गुलाबी फूल प्राप्त हो गए, उसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जो एक अपवाद स्वरूप है। बाकी जनरली 99% ऐसा होता है। इसको कहते हैं मेंडल का तीसरा नियम, जो कि पहला नियम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा नियम कंप्लीट हो चुका है, और तीसरा नियम भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे 3 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको कहा जाता है मेंडल के आनुवांशिकी के नियम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। थैंक यू सो मच।